नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण आज बिहार के 545 सेंटर पर परीक्षा होनी है। 17,87,720 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहले चरण में 2.44 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। पहले चरण की अगर बात करें तो 65% परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी रहेंगे। परीक्षा का दूसरा चरण आज, पहले चरण में 2,44,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 65% परीक्षार्थी शामिल हुए थे और इस बार परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम सेंटर पर होंगे। तो बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा चरण है। गोपालगंज की बात करें तो यहां परीक्षा के 9 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 6,522 अभ्यर्थी शामिल होंगे और अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में एंट्री मिलेगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा और इस दौरान निगरानी के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की जांच के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इन केंद्रों की डीएम और एसपी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण आज होने जा रहा है। इसे लेकर परीक्षार्थियों को कुछ खास बात पर ध्यान देने की न्यूज़ 18 की ओर से अपील है। परीक्षार्थी ध्यान देंगे तो 12 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी और सेंटर पर अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा पहले पहुंचना जरूरी है। पहुंच जाएंगे तो उस समय सारे काम हो पाएंगे। 10:30 बजे तक सेंटर में एंट्री आप ले लें और इसके साथ साथ पेन और पेंसिल पर बैन है, यानी कि ये आप नहीं ले जा सकेंगे। सेंटर में ही आपको पेन और पेंसिल उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड और फोटो आईडी आप अपने साथ लेकर के जाएंगे ताकि आपकी पहचान हो सके। इसके साथ साथ बायोमेट्रिक से अंगूठे का निशान जो है वो आपका मिलान किया जाएगा कि जो अभ्यर्थी हैं वो उनकी सत्यता कितनी है। इसके साथ साथ बता दें कि कदाचार रोकने के लिए कड़े नियम लागू हैं। लीक करते अगर आप पकड़े गए तो आपको 10 साल की जेल भी हो सकती है। इसके साथ साथ दोषी पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। तो प्रावधान काफी सख्त है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और संदिग्ध गतिविधि पर अलर्ट आपको रहना होगा। इसके साथ ही ईओयू को फर्जीवाड़े की जानकारी आप दे सकते हैं अगर कोई गड़बड़ी आपको लगता है तो। साइबर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1930। यह नंबर है जिस पर आप जानकारी दे सकेंगे। अपने टैलेंट पर अधिक भरोसा रखें और आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। देखिए, पहले चरण में प्रशासन की ओर से कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शातिर सामाजिक तत्व थे जिन्होंने अपनी करतूतों से बाज वो नहीं आए और इन पर नकेल भी कसी गई। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी काफी सतर्क रहें। किसी भी तरह के बहकावे में आप नहीं आए। संदिग्ध गतिविधि अगर आपको कहीं भी देखने को मिलती है तो आप इसकी सीधी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है ताकि आप कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। ईओयू के हेल्पलाइन नंबर पर भी आप सूचना दे सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको ईओयू का ये नंबर बता रहे हैं। 8544428404 पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ईमेल भी जारी किया गया है जिसके जरिए आप अपनी शिकायत बता सकते हैं। आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी, इसका पूरा भरोसा प्रशासन की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही एक बार फिर से आपसे अपील है कि फर्जीवाड़े की जगह आप अपने टैलेंट पर भरोसा करें, क्योंकि यही आपको आगे ले जाएगा। और देखिए, अरवल से बड़ी खबर है जहां सोन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया है। बीच नदी में 20 मवेशी फंस गए हैं। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। मवेशियों को निकालने की कोशिश जारी है। तो अरवल से ये बड़ी खबर जहां अचानक जलस्तर में बढ़ोतरी और इस बढ़े हुए जलस्तर में बताया जा रहा है कि बीच नदी में ही 20 मवेशी फंसे हुए हैं जिनको एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में, उन्हें सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। मवेशियों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश चाचा सामने रहे तो आरजेडी को 4 गुना ज्यादा सीट मिलेगी।
अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर बयानबाजी तेज हो गई। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने इसे बड़बोलापन करार दिया है और कहा कि 2025 में आरजेडी की स्थिति बिल्कुल 2010 जैसी हो जाएगी। और इस बार तो 4-4 वोट जीते हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोगों। बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल हो, बड़े बड़े दावों का दौर अभी से तेज हो चुका है। आरजेडी अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा दावा कर डाला। तेजस्वी ने कहा, अगर नीतीश चाचा सामने रहेंगे तो आरजेडी को 4 गुना सीट मिलेगी। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी। और इस बार तो 4-4 वोट जीते हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोगों विधानसभा में। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर तुरंत पलटवार किया। तेजस्वी यादव जी, आप नीतीश कुमार जी के विषय में इतनी हल्की बातें कर राजनीतिक और ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं कि आपको नहीं मालूम कि आपके पिता ने बिहार को किस स्थिति में लाके छोड़ा था, जिसको जंगल राज की संज्ञा कोर्ट ने दी थी। बीजेपी ने आरजेडी के दावे को बड़बोलापन करार दिया तो जेडीयू नेताओं ने कहा, तेजस्वी बोलकर खुश हो लें, लेकिन 2025 में 2010 वाला ही रिजल्ट दोहराया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ओर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चेहरा होंगे और उनके नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव में 2010 वाला हम लोग इतिहास दोहराएंगे। इधर कांग्रेस नेताओं को लगता है कि 2025 में बिहार में सरकार बदल जाएगी। ये तो तय है कि इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। जो सत्ता पक्ष में है अभी, चेहरा किसी का भी है, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना। जीतन राम मांझी के छोटे से कार्यकाल को छोड़ दें तो 2005 से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है। अब तक का इतिहास बताता है कि नीतीश जिसके भी साथ रहे उसी गठबंधन की सरकार बनी। फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए में हैं और ये भी तय है कि नीतीश कुमार ही 2025 में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अब देखना होगा तेजस्वी का दावा सच साबित होता है या फेल। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से सहमत नहीं है और SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब हुआ कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ, इसलिए IAS के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया था। कोर्ट ने SC/ST कोटे में सब कोटा बनाने का फैसला सुनाया और क्रीमी लेयर की बात कही। इस फैसले के बाद देश के SC/ST वर्ग में एक चिंता थी कि क्या उनके लिए संविधान के तहत मिले आरक्षण के अधिकार में कटौती होगी या फिर SC/ST कोटे के अंदर ही सब कोटा बनाया जाएगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल भी गर्माने लगा था। 9 अगस्त को SC/ST समाज के 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर पर SC के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। सरकार की ओर से मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तर्क दिया है कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। क्रीमी लेयर का मतलब उनसे है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष के लोग फैसले में खामी ढूंढने की कोशिश में लगे हैं तो सत्ता पक्ष के नेता फैसले की तारीफ कर रहे हैं। यह पूर्णतः स्वागत योग्य कदम है कि मोदी सरकार देश में जनगणना कराया।
केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर भले ना हो, लेकिन कोटे में कोटा होना जरूरी है, क्योंकि अनुसूचित जाति की कई जातियों के लोग अब भी मुख्य धारा से दूर हैं। क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी विधायक ललन पासवान ने पलटवार किया। ललन पासवान ने कहा, छोटे स्वार्थ के लिए बड़े मकसद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। जैसे इंटरसेक्शन में जाएंगे, जैसे हम लोग बिखरेंगे, जैसे हम लोग बटेंगे, हमारी ताकत छिन्न हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे और आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी अगर जो बटने के फेवर में है। अब आरक्षण जारी रखने के पीछे के तर्क को भी समझ लीजिए। आज भी लोगों की मानसिकता बहुत नहीं बदली है। अगले पिछड़े के बीच के अंतर को मिटाना है। दलित को उनकी जाति के नाम से पहचाना जाता है। आरक्षण की सहायता से बदल रही है सामाजिक स्थिति। मतलब ये कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ, इसलिए IAS के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार की योजनाओं के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी, जिसकी पहली किस्त के रूप में बिहार को 5,532 करोड़ की राशि की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दे दी गई। पहली किस्त पर सियासत काफी तेज हो गई है। I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities and innovation. केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतनी बार बिहार का जिक्र किया कि बिहार का जिक्र पूरे देश में होने लगा। बजट में केंद्र सरकार ने बिहार को योजनाओं के जरिए विशेष पैकेज का ऐलान किया था, जिसकी पहली किस्त को मंजूर कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार को 5,532 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के लिए मंजूर की है। बिहार को विशेष पैकेज की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सियासत तेज हो गई। विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले विपक्ष की आंख खुल जानी चाहिए। अभी और राशि का आवंटन होना बाकी है। यूपीए सरकार में शामिल रहे राजद और कांग्रेस के नेता बताएं कि उनकी हुकूमत में बिहार को इतनी बड़ी राशि कभी मिली थी क्या? एनडीए में शामिल दलों ने केंद्र सरकार के कदम की सराहना की। निश्चित रूप से ये पैसे बिहार को विकसित बिहार बनाने में और गति प्रदान करेंगे। वहीं आरजेडी ने पुरानी योजनाओं की राशि को रीपैकेजिंग कर फिर से जारी करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के द्वारा इस बार के बजट में बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंका गया है। वहीं विशेष दर्जा और विशेष पैकेज को लेकर चल रही सियासत के बीच कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मांग वाली सियासत चल दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 12 अगस्त से आंदोलन की घोषणा की है। प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सच ये है कि केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार के सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ की घोषणा की। अब उस विशेष पैकेज में से बिहार के लिए स्वीकृति 5,532 करोड़ रुपए की योजनाओं में से 3,651 करोड़ की राशि जारी कर दी गई। ये 3,651 करोड़ की रकम सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे विभागों के लिए मिले हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। झारखंड में चुनावी मूड में बीजेपी आ चुकी है और बीजेपी ने घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। असम के सीएम और झारखंड में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने अलर्ट किया है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है 10 साल बाद वही झारखंड में भी होगा। ऐसे में अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, जिस पर सत्ताधारी दलों ने भी पलटवार तेज कर दिया है। झारखंड में घुसपैठ पर राजनीतिक घमासान। झारखंड के डेमोग्राफी पर डेमोक्रेसी का डांस। चुनावी साल में घुसपैठ पर सियासी चाल। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड में राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोड़े छोड़ दिए हैं। हर दिन नई चाल चली जा रही है। लोकसभा चुनाव में हिंदू, मुसलमान, संविधान और पाकिस्तान पर घमासान से निकलने के महज 2 महीने के भीतर ही झारखंड में एक बार फिर डेमोग्राफी पर दंगल शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को झारखंड से बाहर का रास्ता दिखाएंगे।
झारखंड में हम घुसपैठियों का खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना जा रहा है। हमारा सरकार आने का साथ साथ हम घुसपैठियों का खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारा वादा है। पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की जड़ें झारखंड में कितनी गहरी हो चुकी हैं कि रोजगार के अभाव में पलायन से खाली हो रही जगहों को ये घुसपैठिए ही भर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, झारखंड में 10 साल बाद भी वो हो सकता है। जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वही तो गोपीनाथ नगर में हो रहा है, वही तो तारानगर में हो रहा है। जो बांग्लादेश में आज जो दिखाई दे रहा है वही चीज 10 साल का बाद अगर भगवान हम लोग को जिंदा रखे तो हम लोग इधर ही वो चीज देखने जा रहे हैं। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है संथाल की, इवन इन रांची आप देखो, हमारा जो मजदूर है उसका हक मारा जा रहा है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और लगातार आदिवासियों और हिंदुओं की घटती आबादी पर बीजेपी के दूसरे नेता भी अब राज्य में जनजातीय गणना की मांग करने लगे हैं। वहीं सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस के नेता अब बीजेपी के मुद्दे को ही बकवास बताने में लगे हैं। जो संख्या है, संख्या बल पूरा घटा है और मुस्लिमों का जो संख्या है कई गुना बढ़ा है, तो वो तो जनजातीय जनगणना करा ले, इसके बाद देखा जाएगा कि आखिर सही में क्या है। ये लोग इसके पक्ष में क्यों नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। झारखंड में पहले घुसपैठ देखा इन लोगों ने कि अब घुसपैठ तो टाइम फिक्स हो गया, बैकफायर कर दिया, उसमें तो केंद्र की सरकार ही गिर गई। भाई भाजपा का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, यहाँ भाजपा की तादाद बढ़ गई, भाजपा घुसपैठिया यहाँ बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ घुस गए हैं, सारा हक हमारा छीन रहा है। हर जंगल जमीन अधिकार जो हमारा मिल रहा है, प्लांट है, सारा कल कारखाने जो हमारा धनबाद चले जाइए, हर जगह भाजपा छीन लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे पर दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो सत्ताधारी दल भी सधे हुए अंदाज में जवाब दे रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में बांग्लादेश से ज्यादा बांग्लादेशियों पर बहस झारखंड में होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड से बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक पशु तस्करी का मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन चुनाव आते ही एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया है और बीजेपी इसको लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो सत्ताधारी दलों के नेता बीजेपी पर ध्रुवीकरण की सियासत का आरोप लगा रहे हैं। चुनावी साल में विपक्ष करे बवाल, पशु तस्करी पर सियासी तकरार, झारखंड से बंगाल तक फैला तस्करी का जाल। झारखंड में एक बार फिर पशु तस्करी का चिन्ह बाहर आ गया है। झारखंड से बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक पशु तस्करी को लेकर बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सीधा मुख्यमंत्री पर ही तस्करों को सर्टिफिकेट देने का आरोप लगा दिया और ये सब तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने तो सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट ये कि पशु तस्करों को कोई पुलिस नहीं रोकेगी। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हुआ ऐसा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया आज से 3 साल पहले कि पशु तस्करों को पुलिस नहीं रोकेगी। मतलब तुष्टीकरण, मतलब आप गौ माता को ले जाओ बांग्लादेश काटो, कोई नहीं रोकेगा। झारखंड के रास्ते कभी रात के अंधेरे में तो कभी मॉडिफाई की गई गाड़ियों में ठूस कर पशुओं की तस्करी की खबरें अक्सर सामने आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या गायों की होती है और इस खेल में कई बार पुलिस पर भी उगाही के आरोप लगते हैं। लेकिन सत्ताधारी जेएमएम का दावा है बीजेपी चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण के लिए ऐसे मुद्दे उठाती रहती है। धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड को सबसे कम पैसा मिला खेल में, खेलो झारखंड, सांसद बनते हैं, 10-10 सांसद लोकसभा में है, फेविकॉल लगा हुआ है मुंह में, उस पर नहीं बोलिएगा तो बस गाय गोबर पाकिस्तान हिंदुस्तान। अरे जनता ने आपको भेजा है झारखंड की भलाई के लिए, कुछ बोलिए।
झारखंड में कानूनी रूप से पशु तस्करी पर प्रतिबंध है और दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए अनुमति जरूरी है। राज्य में 2022 से गौवंश हत्या प्रतिशेष अधिनियम भी लागू है और गौमांस बेचने पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान है और एक ट्रक में 6 से ज्यादा मवेशी को नहीं रखा जा सकता। बावजूद इसके ये सच है कि झारखंड में हर साल लाखों की संख्या में पशुओं की तस्करी होती है, लेकिन झारखंड में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बीजेपी पर ही सवाल दाग रहे हैं। चुनावी फायदे के लिए अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की ओछी बात करेगा तो ये राज्य के लिए शर्मनाक विषय है। और जिन्होंने गाय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की झारखंड बनने के बाद से गौ सेवा आयोग को डिफंक करके रख दिया, गौ हत्या प्रतिषेध कानून जो है वो राज्य में लागू न हो, इसी काम में लगे रहे पूरे झारखंड गठन के बाद से, और वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। झारखंड में चुनावी साल है, इसीलिए राजनीति के गलियारों में हर दिन नए मुद्दे उठ रहे हैं। ऐसे में पशु तस्करी पर एक बार फिर सियासी तकरार शुरू हो गई है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि पशु तस्करी का मुद्दा चुनावी मैदान में कितना टिक पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तख्तापलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर खूब हमले हुए, घरों और मंदिरों को जला दिया गया। लेकिन इन सब के बीच शनिवार को हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ढाका के सड़कों पर प्रदर्शन किया और ये जता दिया कि बांग्लादेश की आजादी में उनका भी योगदान है, वो किसी भी हाल में बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। किसी को इतना न डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। भले ही ये डायलॉग फिल्मी हो, लेकिन आज बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शन करते ये वो हिंदू हैं जिनके ऊपर पिछले 4-5 दिनों के अंदर जमकर अत्याचार हुआ है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान हिंदुओं पर खूब हमले हुए, कई हिंदुओं को पीटा गया, उनके घरों को जला दिया गया, सामान तक लूट लिए गए, यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। लेकिन अब बांग्लादेशी हिंदुओं के सब्र का बांध टूट चुका है और वो आर पार के मूड में है। शनिवार को हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, ये देश किसी के बाप का नहीं। हिंदू समाज के लोगों ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को खुला पत्र लिखकर सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। इन लोगों ने कहा कि देश के लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, लेकिन बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिंदुओं पर हो रही हिंसा के दौरान मूक दर्शक बने रहने को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर नाराजगी जताई और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक मंत्रालय और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करने की मांग भी की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से अब तक हिंदुओं के खिलाफ 205 घटनाएं हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।